हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो पीटी 365 कल्चर का हम लोग लेकर के चल रहे थे। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कुछ जो महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं सुर्खियों में, जो करंट्स में रहे हैं, उन्हें हम देखेंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला है इसमें साइक्लोपियन वॉल। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये चर्चा में क्यों रहा है? तो बिहार सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव एक बार फिर से भेजा है। यानी इसको ये कहा जा रहा है कि इसको आप यूनेस्को की विश्व विरासत में धरोहर स्थल में सूचीबद्ध कीजिए, ताकि इसका अच्छे से देख रेख हो सके, संरक्षण हो सके। ठीक है। साइक्लोपियन वॉल के बारे में अगर हम देखें तो साइक्लोपियन वॉल पत्थर की एक 40 किलोमीटर लंबी दीवार है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, 40 किलोमीटर है। ठीक है। यह 2500 वर्ष से अधिक पुरानी संरचना है। इससे बिहार का प्राचीन शहर राजगीर घिरा हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा प्राचीन शहर है जो साइक्लोपियन वॉल से घिरा हुआ है? तो वो है आपका राजगीर। ठीक है। नालंदा भी है, राजगीर, नालंदा, बहुत सारी जो फेमस वहाँ बिहार की जगहें हैं उनका नाम यहाँ पर दे देगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना है और इसको अच्छे से ध्यान में एकदम से रख लेना है कि ये राजगीर है। ठीक है। राजगीर बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु की राजधानी थी। ये दोनों शासक बुद्ध के समकालीन थे। तो समकालीन भी पूछता है, ये हर साल पूछता है समकालीन, ये ध्यान रखेंगे। दीवार का निर्माण पूर्व मौर्य युग में कराया गया था। इसे बृहद्रथ वंश के दूसरे शासक राजा जरासंध ने निर्मित करवाया था। तो इसको किसने निर्मित करवाया था? तो जरासंध ने। ठीक है। इसे राजगीर को बाहरी शत्रुओं और आक्रमणकारियों से बचाने के लिए निर्मित किया गया था। इस दीवार को विशाल अनगढ़ पत्थरों से बनाया गया है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जब दीवार है तो उसमें बहुत सारे पत्थर ही लगे होंगे। यह दीवार विश्व में साइक्लोपियन चिनाई के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। साइक्लोपियन चिनाई एक प्रकार के महापाषाण स्थापत्य का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है। इसमें गारे के बिना पत्थर के असामान्य रूप से बड़े खंडों का उपयोग करना शामिल है। प्रायः किलेबंदी हेतु इस प्रकार की चिनाई का उपयोग किया जाता था। तो ये सब आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसे ही नज़र से इसको निकाल लीजिए। ठीक है। बाकी जो यहाँ पर चीज़ें हाईलाइट की जा रही हैं ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। और बाकी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ये है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तभी इस पे आते हैं, पहले इसको हम देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि राजगीर में साइक्लोपियन वॉल फ्रंटियर्स ऑफ द रोमन एम्पायर के समान है। यह जर्मनी, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड से होकर गुजरती है। इसे वर्ष 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये किसके समान है, यानी किसके समान ये दिखता है? तो फ्रंटियर्स ऑफ द रोमन एम्पायर के समान। ठीक है। विश्व धरोहर स्थलों की नामांकन प्रक्रिया को देखते हैं। तो यहाँ पर है अनंतिम सूची। यह पहला कदम है जो किसी देश को अपनी सीमाओं के भीतर स्थित अपने महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की इन्वेंट्री बनाकर उठानी चाहिए। दूसरा, नामांकन फाइल। यूनेस्को द्वारा एक स्थल को अनंतिम सूची में शामिल करने के बाद उस देश को आवश्यक दस्तावेज और नक्शे के साथ एक नामांकन दस्तावेज तैयार करना होता है। इसे सलाहकार निकायों को मूल्यांकन के लिए भेजता है। यानी ये पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि पहले क्या चीज़ करना पड़ता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे कि जब हम किसी भी चीज़ को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए, सूचीबद्ध करने के लिए भेजते हैं तो किन किन प्रक्रियाओं से हमको गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है? अनंतिम। अब इसको क्या कर देगा कि इसको उठा के लास्ट में कर देगा, तो आपको लगेगा अरे ये तो अनंतिम है तो अंतिम ही होगा। ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। देखिए, सबसे पहले अनंतिम है, ये अब बीच में क्या है ये नहीं आपसे पूछेगा, बस ये प्रक्रिया पूछेगा, इसका नाम बता देगा, उसमें से 3-4 लिख देगा उसमें और आपको दे देगा उसमें, और आपको उसमें से सही छांटना होगा। या क्रम ही पूछ लेगा कि विश्व धरोहर स्थलों के नामांकन प्रक्रिया में प्रक्रिया को क्रमानुसार बताइए। तो ये भी चीज़ें आपसे पूछ ही लेगा। तो इसका जो क्रम है, क्रम ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। सेकंड आपका है नामांकन फाइल और थर्ड आपका है अंतिम अभिलेख। अब इसमें अंतिम अभिलेख में क्या है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
एक बार किसी स्थल को नामांकित और मूल्यांकित करने के बाद यह विश्व विरासत समिति पर निर्भर है कि वह विश्व विरासत सूची पर अपने अभिलेख पर अंतिम निर्णय दे। यानी अंतिम निर्णय किसके हाथ में है? तो ये विश्व विरासत समिति पर, वो दे भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। तो आप सभी को पता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ये पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हेडक्वार्टर। और इसमें जो ये चीज़ें दी गई हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसे वर्ष 1945 में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति व सुरक्षा में योगदान देने के लिए स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये ध्यान रखेंगे। और फिर ये किस उद्देश्य से इसको स्थापित किया है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये उद्देश्य भी आपसे पूछ लेता है। तो कह रहा है कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने की व्यवस्था उपलब्ध कराना, उभरती हुई सामाजिक और नैतिक चुनौतियों से निपटना आदि। यानी इसका उद्देश्य क्या है? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, और ये फिर आपकी सामाजिक और नैतिक चुनौतियों से निपटना, ये कीवर्ड्स हैं आपकी। तो अगर ये दो कीवर्ड्स भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आराम से वहाँ पर अगर आपको दिखता है उद्देश्य, तो आराम से इस दो कीवर्ड्सों के माध्यम से आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। अब इसमें देखते हैं कि सदस्य देश कितने हैं। तो 195 हैं टोटल। ठीक है, संरचना, यूनेस्को के सचिवालय की अध्यक्षता इसका महानिदेशक करता है। तो ध्यान देंगे, अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता जो है वो महानिदेशक करता है। यह जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ कार्यकारी बोर्ड के निर्णयों को लागू करता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यूनेस्को से संबंधित पुरस्कार। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार, इससे निजी व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है। तो हम लोग इसमें पहले दूसरे वाले वीडियो में पढ़े हैं कि एशिया प्रशांत पुरस्कार किसको मिला है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। और वहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई गई हैं कि इनके कार्यों के लिए इनके कार्यों के लिए चाहे वो निजी व्यक्ति हो या कोई संगठन हो, उनके लिए उनको भी यह सम्मान दिया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने दूसरे वीडियो में देखा है, तो वहाँ पर जाकर के एक बार देख सकते हैं। और अभी किसको मिला है ये पुरस्कार, ये भी वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यूनेस्को फेलिक्स हॉफोएट बोइगनी शांति पुरस्कार, यह जीवित व्यक्तियों व सक्रिय संस्थानों को शांति को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता था। ये भी ध्यान देंगे कि ये जो यूनेस्को फेलिक्स हॉफोएट बोइगनी शांति पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो जीवित व्यक्तियों को, यहाँ पर जीवित हैं। ठीक है, यहाँ पर तो देगा जीवित और मृत व्यक्तियों को। तो ध्यान देंगे यहाँ पर मृत्यु नहीं है, यहाँ पर केवल जीवित व्यक्ति है। ठीक है, तो जीवित व्यक्ति व सक्रिय संस्थानों को शांति को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अगर हम देखें यूनेस्को के बारे में, तो यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य समूह का भी सदस्य है। यूनेस्को के 3 सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं रेड से कर देती हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, तो वो कौन कौन सा नहीं है? एक तो कुक आइलैंड, दूसरा न्यू और चौथा फिलिस्तीन। तो ध्यान देंगे ये यूनेस्को के 3 ऐसे सदस्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के सदस्य नहीं हैं। अब नीचे में भी अंतर है, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के 3 सदस्य देश इजराइल, लिंकटेनस्टाइन व संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। तो यूनेस्को के सदस्य कौन कौन से नहीं हैं? तो इजराइल, लिंकटेनस्टाइन व संयुक्त राज्य अमेरिका। और यूएन के सदस्य नहीं हैं, वो कौन है? आइसलैंड, न्यू और फिलिस्तीन। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर घुमा देगा आपको। ठीक है, फिर से मैं कह रही हूँ, यहाँ पर घुमा देगा आपको ये ध्यान देना है कि यूनेस्को के 3 सदस्य जो हैं वो यूएन के सदस्य नहीं हैं। वो कौन कौन से है वो ध्यान देना है कि ये तो यूनेस्को के तो हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र के नहीं हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के तो हैं लेकिन यूनेस्को के नहीं हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यूनेस्को का कौन सा नहीं है और यूएन का कौन सा नहीं है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, अब किसी भी स्थल को यूनेस्को के दर्जे में हम क्यों शामिल करते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है, ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि यह केवल इन स्थलों के लिए ही नहीं बल्कि उस राज्य के अन्य ऐतिहासिक स्थलों में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देगा। यानी
पहला पॉइंट्स कि यह पर्यटन को बढ़ावा देगा। दूसरा, बेहतर सुविधाओं और समुदाय के लिए अधिक आय को लाएगी, जहाँ भी विरासत स्थल इसलिए बिल्कुल, क्योंकि साफ सफाई के लिए कर्मचारी तो लगेंगे ही, ठीक है, लोगों को लगाएगा साफ सफाई के लिए, या जो घूमने आएंगे पर्यटन के उद्देश्य से तो उनको लाना ले जाना, फिर उनको साथ में बताना कि ये चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें रोजगार का भी कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि रोजगार का स्रोत, जीडीपी में भागीदारी, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक बार जब कोई स्थल विश्व विरासत स्थल में सूची में आ जाता है तो उसकी ये प्रतिष्ठा नागरिकों और सरकार के बीच इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाती है, ठीक है। तो तीसरा आपका ये हो गया कि जागरूकता को बढ़ाती है। तो यदि आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी स्थल को अगर हम यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल करते हैं तो इससे क्या फ़ायदे होंगे, तो आप बहुत सारे फ़ायदे बता सकते हैं, ठीक है। आपको सोचने की जरूरत नहीं, हाँ रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप समझ लिए कि हाँ अच्छा इसलिए शामिल किया जाता है, अच्छा ये होगा, उसकी सुरक्षा होगी, जब वो हाईलाइट होगा तो लोग देखने आएंगे उसको, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे जीडीपी में ये अपना योगदान देगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक से दूसरा कनेक्ट रहता है। तो जब ऐसे कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे चीज़ों को तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। चौथा कह रहा है कि देश को इन स्थलों के संरक्षण के लिए विश्व विरासत समिति से वित्तीय सहायता और विशेषज्ञ राय भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि उसके संरक्षण के लिए जो विश्व विरासत समिति है वो भी फंडिंग करेगा। चौथा, इन स्थलों को युद्ध के समय भी जिनेवा समझौते के तहत संरक्षण मिलता है। तो युद्ध के समय भी ऐसा कहा जाता है कि जो भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है वहाँ पर कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, उसके आसपास कोई युद्ध वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसके तहत भी क्या होता है कि इसको जिनेवा समझौते के तहत इसको संरक्षण मिला हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बिहार में अन्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, अब ये ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सा शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय 2002 में इसको शामिल किया गया था। इसकी स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में किया था। यदि कुमार गुप्त की जगह शंकरादित्य दे, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये नहीं कि शंकरादित्य दे दिया, आपने पढ़ा है कि कुमार गुप्त, तो इसको गलत करके चले आए, एलिमिनेट करके चले आए और गलत आंसर लगा करके चले आए। तो ये ध्यान देना है कि यदि शंकरादित्य देता है या कुमार गुप्त तो नॉर्मली सबको पता ही है, लेकिन यदि शंकरादित्य देता है तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इस नाम को भी, ठीक है। यह 12वीं शताब्दी तक प्रचलित अवस्था में रहा था। इसे सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ध्यान देंगे, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा आपका यूनेस्को में शामिल है वो है बोधगया का महाबोधि मंदिर। इसे भी 2002 में ही सूचीबद्ध किया गया था और यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ध्यान देंगे, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन सारनाथ में क्या हुआ था, सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और देह त्याग कहाँ पर किए थे, ये देह त्याग तो वो किए थे आपका कुशीनारा में, कुशीनारा कहिए या कुशीनगर कहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये बोध गया को शामिल किया गया है, ना कि सारनाथ को, तो ध्यान देंगे यहाँ पर भी। और ये भगवान बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मूल संरचना मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जो बोध गया का महाबोधि मंदिर है उसकी मूल संरचना का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो करवाया गया था मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा। इसे गुप्त काल के अंत में पूरी तरह से ईंटों से बनाया गया था। तो ध्यान देंगे, अशोक ने तो करवाया ही, फिर आगे जा करके गुप्त काल में क्या किया गया, पहले तो अशोक ने क्या किया कि इसकी मूल संरचना यानी नींव रखी, ठीक है, और गुप्तों ने क्या किया कि इसको पूरी तरीके से ईंटों से बनवाया। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी का है। तो आप सभी को पता है ये काल तो उन्हीं का था, बुद्ध का ही था, ठीक है। तो यहाँ पर साइक्लोपियन वाल जो है अभी वो शामिल नहीं है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि उसे संरक्षण दिया जाए, उसको शामिल किया जाए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में। अभी जो शामिल है वो है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये है आपका महाबोधि टेम्पल यानी बोधगया का मंदिर, तो इसे भी आप देख सकते हैं।
संबंधित सुर्खियां अगर हम देखें तो विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यदि मोहनजोदड़ो के संरक्षण और जीर्णोद्धार पर तत्काल ध्यान नहीं दिया जाता है तो इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटाया जा सकता है। यानी यदि किसी भी स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया और शामिल करने के बाद भी उसके संरक्षण में लापरवाही हो रही है, या तो वो जो कमेटी है, समिति है, वो फंड नहीं दे रही है, या स्थानीय लोग भी लापरवाही कर रहे हैं, फंड आने के बावजूद भी उसका जो है संरक्षण नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या किया जाएगा कि उसको यूनेस्को की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो को लेकर के चेतावनी दी गई है कि यदि मोहनजोदड़ो के संरक्षण को लेकर के अब भी कोई काम नहीं किया गया तो फिर इसको क्या है कि यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है उस वहाँ से उसको हटा देंगे। तो ध्यान देंगे किसको हटाने की बात की जा रही है, तो मोहनजोदड़ो को। और यहाँ से एक बात और आपको पता चल रही है कि मोहनजोदड़ो भी आपका किस में है, यूनेस्को की सूची में शामिल है। अब तक निम्नलिखित तीन धरोहरों का विश्व विरासत दर्जा वापस लिया जा चुका है। तो आप देख सकते हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है, यहाँ से भी आपका पूछ लेगा। यहाँ पर लिया गया है तो क्या कर देगा कि दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, एक तो ओमान का अरेबियन ऑरिक्स सेंचुरी, इसे 2007 में दिया गया था, अब इसको हटा लिया गया है, अब ये यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। दूसरा, जर्मनी के ड्रेसडेन में स्थित एल्बे वैली, तो एल्बे वैली भी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये लिवरपूल है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है ये, क्योंकि इसको 21 में हटाया गया है, तो आपसे पूछ सकता है। ये तो बिल्कुल 21 में, देखिए यहाँ पर 21 में शामिल किया गया था, इसको हटा भी दिया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि जो इंग्लैंड का लिवरपूल है इसको हटा दिया गया है। यूनेस्को स्थल को सूची से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, इसको देखते हैं। जब कोई स्थल यूनेस्को के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो संबंधित देश को एक चेतावनी पत्र भेजा जाता है। जैसे कि अब मोहनजोदड़ो है, अब यहाँ पर उसका संरक्षण नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर एक नोटिस भेजा जाएगा। कहाँ से, तो इस यूनेस्को का जो ये समिति है वो एक रिपोर्ट भेजेगी, एक प्रोटोकॉल भेजेगी कि भाई आप एक काम कीजिए, आप एक पत्र भेजेगी कि आपने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, आपने पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया है, इसलिए इसको हटाया जा रहा है, ठीक है। तो पहला तो ये होगा, पहले क्या करेगी, चेतावनी पत्र भेजेगी, ठीक है। तो पहले तो चेतावनी पत्र भेजेगी, उस स्थल को यूनेस्को के खतरों में विश्व धरोहर स्थल सूची में रखा जाएगा। फिर उसको क्या करेगी, खतरे वाले विश्व धरोहर स्थल सूची में उसको डाल देगी, और लास्ट में क्या करेगी कि उस सूची से हटा देगी, ठीक है। तो ये भी प्रक्रिया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहले क्या करेगी, चेतावनी पत्र देगी, चेतावनी पत्र के बाद से इसको खतरे वाले विश्व धरोहर स्थल सूची में रखेगी, और अंतिम में क्या करेगी, उसको वहाँ से हटा देगी, बिल्कुल उसमें से निकाल ही देगी, ठीक है। यूनेस्को की सूची में से बिल्कुल निकाल देगी। अब लौह युग के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु के मलयादमपर्रे में हुए उत्खनन की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि भारतीयों को 4200 वर्ष पहले लोहे के इस्तेमाल की जानकारी थी। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया है पहले वाले वीडियो में भी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ये ध्यान रखिएगा, फिर से आपका दोबारा रिवीजन हो रहा है कि तमिलनाडु के मलयादमपर्रे में हुए उत्खनन की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि भारतीयों को 4200 वर्ष पहले लोहे के इस्तेमाल की जानकारी थी, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, बाकी आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। और थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि ये एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है और यहाँ पर सूक्ष्म पाषाण भी पाए गए हैं, आरंभिक ऐतिहासिक युगों के बीच की है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म, यहाँ पर कर देगा बृहद, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म पाषाण पाए गए हैं। यहाँ से प्राप्त सांस्कृतिक साक्ष्यों से पता चला है कि इस स्थल का समय काल नवपाषाण काल से ऐतिहासिक काल के मध्य तक था। सूक्ष्म पाषाण काल, नवपाषाण काल, लौह युग, आरंभिक या पूर्व ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल 5 सांस्कृतिक चरण माने जाते हैं। तो ये 5 सांस्कृतिक चरण माने जाते हैं। तो चरणों का थोड़ा सा क्रम याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। फिर तमिलनाडु में उत्तर नवपाषाण चरण की शुरुआत 2200 ईसा पूर्व से पहले हुई। यह निष्कर्ष दिनांकित स्तर से नीचे पाए गए, तो ये भी छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि पुरातात्विदों ने यहाँ भी पाया है कि यहाँ पर भी काले और लाल मृदभांड का नवपाषाण काल के अंत में उपयोग शुरू हुआ था, न कि लौह युग में। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि जो काले और लाल मृदभांडों का यूज होता था
वो नवपाषाण काल के अंत में यहाँ पर शुरू हुआ था, ना कि लौह युग में। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये लोकेशन ध्यान रखिएगा, दूसरा यहाँ से जो औजार पाए गए हैं वो बृहद हैं या सूक्ष्म हैं। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो काले और लाल मृदभांड पाए गए हैं तो इनका उपयोग का जो काल है वो कब का है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। नवीनतम खोज से पहले तमिलनाडु के लिए लोहे के प्रयोग का प्रथम साक्ष्य मेट्टूर के समीप तेलुंगनूर और मंगडू को माना जाता था। तो प्रथम जो तमिलनाडु में लोहे का साक्ष्य मिला था उसको कहाँ लोग मानते हैं कि हाँ सबसे जो प्रथम साक्ष्य था वो यहीं मिला था, तो वो है आपका तेलुंगनूर और मंगडू। तो यहाँ से आपका ये भी पूछ सकता है कि तेलुंगनूर और मंगडू है कहाँ पर, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, बाकी ये सब आप छोड़ दीजिएगा, ये सब छोड़ सकते हैं। अब यहाँ आते हैं भारतीय सभ्यता में धातु के प्रयोग की प्रासंगिकता। सभ्यता का इतिहास उन धातुओं के उपयोग से जुड़ा हुआ है जो कृषि के लिए आवश्यक हैं और जो बदले में सभ्यता की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को आकार प्रदान करते हैं। तांबे के उपयोग के दौरान समाज कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, तो आप सभी को पता है, इसलिए इसको ताम्रपाषाणकालीन भी कहते हैं, ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता भी कहते हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, तो ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे और धातु से परिचित थे। तो लोहे और वो था सिस्टा जो सर पे रखने वाला था, वो जो पहनते हैं मुकुट टाइप में, जो मुकुट नहीं सर पे वो पहनते हैं ना, वो लड़ने के लिए जब जाते हैं मैदान में युद्ध लड़ने के लिए, तो उसका था सिस्टा ऐसे करके कुछ था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर पूछा था कि उससे और ये जो लोहा है उससे वो लोग उनको जानकारी थी, वो लोग इसके बारे में जानते थे। तो आपका ये लोहे का जो प्रयोग था इसी को एलिमिनेट करके आपका आंसर था उसमें। ठीक है, तांबे से बने उपयोगी उपकरण कमजोर होते थे, तो जाहिर सी बात है लोहे की तुलना में तांबे का कोई भी बना हुआ उपकरण लचीला थोड़ा सा होता है। लोहे के औजार जितने मजबूत नहीं होते थे, साथ ही औद्योगिक और बड़े पैमाने पर दोहन के लिए तांबे की अनुपलब्धता ने देश के अन्य क्षेत्रों को पाषाण युग में रहने के लिए विवश कर दिया। यानी कह रहा है कि लोहे के औजार इतना मजबूत तो नहीं होते थे, कौन? तो तांबा। लेकिन साथ ही ये क्या होता कि प्रौद्योगिकी और बड़े पैमाने पर दोहन के लिए तांबे की अनुपलब्धता ने देश के अन्य क्षेत्रों को, यानी इनकी ठीक है मिला तो था तांबा, लेकिन प्रौद्योगिकी और बड़े पैमाने पर दोहन के लिए तांबे की अनुपलब्धता थी। ठीक है, तो इस अनुपलब्धता ने क्या किया, उनको पाषाण युग में रहने के लिए विवश कर दिया, यानी जो पत्थर के औजार बनते थे वो उसी से अपना ज़्यादातर काम चलाते थे। तो वही कह रहा है कि इस तांबे की अनुपलब्धता ने इनको क्या किया कि पाषाण युग में रहने के लिए ही इनको विवश कर दिया। लौह युग में उपयोग के दौरान समाज कैसा था? तो उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्य संस्कृति के विस्तार का मुख्य कारक लगभग 1000 ईसा पूर्व लोहे के उपयोग की शुरुआत थी। तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की शुरुआत हो चुकी थी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लोहे प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि औजारों और हथियारों का निर्माण हुआ। इस प्रकार कृषि उत्तर वैदिक लोगों के जीवन का मुख्य आधार बन गई। तो आप सभी को पता है कि कृषि उत्तर वैदिक लोगों का ही मुख्य आधार था और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों के घने वनों को साफ करने के लिए भी लोहे के औजारों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब आते हैं राखीगढ़ी के बारे में। तो आप सभी को पता है कि ये सबसे बड़ा साइट है हड़प्पन का, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हरियाणा के हिसार में हड़प्पा सभ्यता के स्थल राखीगढ़ी का उत्खनन करवाया था। यहाँ से कुछ घरों की संरचना, गलियों और जल निकासी व्यवस्था का पता चला है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य पाए गए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बर्तन पाया गया है, मोहरें पाई गई हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पर घरों की संरचना और गलियों और जल निकासी व्यवस्था का पता चला है। अब राखीगढ़ी के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये जो विजन PT 365 है, इसकी यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यदि कोई एक चीज़ न्यूज़ में है तो उससे संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन ये लिख देता है। जैसे कि अब ये राखीगढ़ी के बारे में सिर्फ इतना ही पता होगा एक लाइन में कि हाँ ठीक है, हरियाणा के हिसार में ये जो
हड़प्पा सभ्यता के स्थल है राखी गढ़ी। यहाँ पर खोज किया गया, इसका उत्खनन करवाया गया है और यहाँ से घरों की संरचना पाई गई है और गलियाँ और जल निकासी व्यवस्था का पता लगा है। लेकिन अब यहाँ पर विजन में क्या होता है, इसके बारे में पूरा आपको दे देगा, यानी यहाँ का पढ़ने के बाद से आपको और कुछ खोलने की ज़रूरत है ही नहीं राखी गढ़ी के बारे में। तो देखते हैं, जितना पूछेगा उतना ही देगा आपको, ठीक है। कह रहा है कि राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप के 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है। तो ये भी कई बार पीसीएस में एग्जाम में, ये पीसीएस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से, भारतीय उपमहाद्वीप के 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। सॉरी, मैं उल्टा बोल रही हूँ। आपसे ये पूछा था कि भारतीय उपमहाद्वीप के 5 हड़प्पाई स्थलों में से सबसे बड़ा कौन है, तो वो आपका राखी गढ़ी था। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य बड़े स्थल पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गनवेरीवाल तथा भारत में धौलावीरा है। तो धौलावीरा आप सभी को पता है कहाँ है, गुजरात में है। थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि पाकिस्तान में एक और हड़प्पाई स्थल है, वो है गनवेरीवाल, ठीक है। ये नया नाम है, अभी तक मुझे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो चंदुहड़ो ही पता था, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे गनवेरीवाल भी है, ठीक है। पुरातात्विक उत्खनन से पता चला है कि परिपक्व हड़प्पा चरण का प्रतिनिधित्व योजनाबद्ध नगर प्रणाली द्वारा किया गया था। तो आप सभी को पता है कि ये तो इसी के लिए विश्वविख्यात भी है। इसमें कच्ची ईंटों के साथ साथ पकी हुई ईंटों के घर तथा उनमें उचित जल निकासी की व्यवस्था थी। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, इसमें कच्ची ईंटों के साथ साथ पकी हुई ईंटों का भी यूज हुआ है, ठीक है। एक बार और ये क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी में, तो वहाँ पर लोग क्या किए थे कि ये सोचते नहीं पकी मिट्टी का ही यूज हुआ था, कच्ची मिट्टियों का यूज वाला कहाँ होगा, तो उन्होंने इसको एलिमिनेट कर दिया था, आंसर गलत हो गया था। तो ये भी ध्यान देंगे आप कि कच्ची और पकी दोनों प्रकार के ईंटों का यूज हुआ है घरों में। मिट्टी से बने फर्श पर कच्ची ईंटों से निर्मित पशु बलि गर्तों तथा त्रिभुजाकार व वित्तीय अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कच्ची मिट्टी इसका मतलब यूज होता था, क्योंकि यहाँ पर कच्ची मिट्टी से पशु बलि गर्त बना हुआ है, त्रिभुजाकार वित्तीय अग्नि वेदिकाएं भी किसकी बनी हुई हैं, तो कच्ची ईंटों की ही बनी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। संबंधित तथ्य की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ये 100 वर्ष पूरा हो रहा है, तो आपसे पूछ सकता है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक अवशेषों की खोज की थी। तो ये आप सभी को पता है कि राखलदास बनर्जी ने किया था इसका खोज, और ये पीसीएस 2019 का क्वेश्चन भी है। 20 का क्वेश्चन है ये, पीसीएस 2020 का ये क्वेश्चन भी है। वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी थे। उन्होंने 1914 में प्रकाशित प्राचीन मुद्रा पुस्तक लिखी थी। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनसे ये पूछ सकता है कि प्राचीन मुद्रा का लेखक कौन है, तो वो कौन है, तो राखलदास बनर्जी। मुद्रा शास्त्र का मतलब आप सभी को पता ही है, सिक्कों का अध्ययन होता है। तो ये जो प्राचीन मुद्रा पुस्तक है ये सिक्कों के अध्ययन पर ही केंद्रित है। उन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में कई विनिबंध एवं पुस्तकें और उपन्यास भी लिखे। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के शिक्षक थे। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास के संस्कृति के शिक्षक थे, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता। यह दक्षिण एशिया की प्रारंभिक सभ्यता थी। तो ये आप सभी को पता है कि दक्षिण एशिया की यह प्रारंभिक सभ्यता थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन ऐसी अन्य सभ्यताएं हैं। इसे आमतौर पर सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जैसे सिंधु सरस्वती सभ्यता, अब तो नाम में पहले सिंधु है ही, तो आप अंदाज़ा लगा ही लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा डेट है कि पाक हड़प्पाई सभ्यता कब शुरू हुई, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता कब शुरू हुई, उत्तर हड़प्पाई सभ्यता कब शुरू हुई। तो थोड़ा सा ये नॉलेज में रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछ लिया जाता है इसको लेकर के कि इससे इस काल से इस काल तक क्या हुआ था। तो उसको ध्यान में आपको रख करके चलना है। प्रमुख विशेषताएं की अगर हम बात करें इस हड़प्पा सभ्यता की, तो यहाँ पर देखिए नगरीय केंद्रों का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले यहाँ पर दिया है लिपि का विकास कैसे हुआ था। तो मुहरों पर लेखन की एक पंक्ति मिली है।
अधिकांश अभिलेख छोटे हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि जो अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पाई सभ्यता में, वो छोटे हैं। लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। यह दाएं से बाएं लिखी गई थी। दाएं से बाएं, जैसे कि आप देखे होंगे कि हिंदी हम लिखते हैं इधर से, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं हिंदी, लेकिन ये जो लिपि थी इसको इधर से लिखा जाता था, ठीक है, इधर से। हिंदी हम इधर से लिखते हैं, इधर से, लेकिन इसको इधर से लिखा जाता था। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना, दाएं से बाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको घुमा देगा, बाएं से दाएं कर देगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। बोस्ट्रोफेडन प्रकृति के साक्ष्य पाए गए हैं, जहाँ लेखन दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो बोस्ट्रोफेडन लिपि जो होती थी, तो इसको क्या करते थे कि मान लीजिए ये आपका पेज है और इसको यहाँ से शुरू करते थे और फिर यहाँ से ला करके फिर यहाँ से स्टार्ट कर देते थे, फिर यहाँ आते थे, फिर यहाँ से स्टार्ट करते थे, फिर यहाँ आते थे, फिर ऐसे करते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे कि बोस्ट्रोफेडन लिपि कैसे लिखी जाती है। सिनौली, इसको सोनौली भी कहते हैं, ये यूपी में है। यहाँ पर एक योद्धा वर्ग की उपस्थिति का पता चलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये अभी हाल ही में ये भी चर्चा में रहा था, क्योंकि यहाँ से एक योद्धा वर्ग की उपस्थिति का साक्ष्य मिला है। हाल ही के उत्खनन के दौरान प्राप्त प्रमुख साक्ष्य, तो उत्खनन में 2 महिलाओं के कंकाल मिले हैं जो लगभग 5000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। अंत्येष्टि अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में इन कंकाल अवशेषों के साथ पात्र और अन्य कलाकृतियां दफनाई हुई मिली हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो कई कब्रों में तो कुत्तों के भी साक्ष्य पाए गए, जैसे कि बुर्ज होम में जो कब्र थी वहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य भी पाए गए हैं। तो और एक कब्र में बकरी के दफनाए जाने के साक्ष्य पाए गए हैं, और जगहों पे आभूषण, बर्तन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके पुनर्जन्म की मान्यता को दर्शाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी कंकाल अवशेष मिलेंगे तो उनके साथ ये पात्र वगैरह आपको मिलेंगी। कलाकृतियाँ की अगर हम बात करें तो सेल खड़ी निर्मित मुहर पाई गई है, टेराकोटा से बनी चूड़ियाँ, हाथी के रूपांकन के साथ टेराकोटा की मुहर, हड़प्पा लिपि के साक्ष्य आदि, तो ये कलाकृतियाँ हैं। बसावट के चिन्ह देखें तो टीला नंबर 3 के उत्खनन से एक कुलीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। अब तक उत्खनित सभी हड़प्पा स्थलों में त्रिस्तरीय अधिवास के एक समान संकेत प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर द्विस्तरीय नहीं है, यहाँ पर त्रिस्तरीय जो अधिवास है उसके साक्ष्य मिले हैं। अभी तक जितने भी वहाँ पर साक्ष्य पाए गए हैं वहाँ से त्रिस्तरीय अधिवास के एक समान संकेत ही लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। कच्ची ईंट की दीवारों वाली सामान्य बस्तियां, कच्ची ईंट की दीवारों के साथ साथ पकी हुई ईंट की दीवारों वाली कुलीन बस्ती और संभावित मध्य स्तर की बस्तियां भी मिली हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कुलीनों की भी जो बस्ती थी वो पकी हुई ईंटों की थी, और जो मध्य स्तर की बस्तियां थी वो भी पकी हुई ईंटों की थी, ठीक है। इसमें दोनों ईंटें यूज होती थी, कच्ची भी और पकी भी। शोधकर्ताओं ने अभी तक ये निर्धारित नहीं किया है कि ये 3 स्तरीय अधिवास विशेषता समुदाय या व्यवसाय पर आधारित थी या नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। आभूषण, ये भी छोड़ दीजिए, आभूषण निर्माणी का इसका क्या काल रहा ये नहीं आपसे पूछेगा। अब देखते हैं हड़प्पा के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में। तो धौलावीरा आपका कहाँ है, ये है आपका गुजरात में। गुजरात में खादिर के शुष्क द्वीप पर स्थित धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। तो ध्यान देंगे ये गुजरात में कहाँ है, तो गुजरात में खादिर के शुष्क द्वीप पर है। यहाँ से सेल खड़ी अथवा चूना पत्थर की दीवारों से युक्त एक दुर्गीकृत गढ़ी निचला नगर, मध्य नगर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि अन्य अनेक हड़प्पाई स्थलों से कच्ची ईंटों से निर्मित दीवारों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ जलाशय की सोपानी श्रृंखला के साथ एक परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली भी मौजूद है, तो ये आप सभी को पता है, ठीक है। और जो हम लोग तूफानी जल संचरण प्रणाली था वो भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, तो ये भी यहीं की विशेषता है। कहाँ की, तो धौलावीरा में ही इस तूफानी जल संचरण प्रणाली के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक बड़े कब्रिस्तान के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ 6 प्रकार के स्मारक हैं जो हड़प्पा के मृत्यु के प्रति अनूठे दृष्टिकोण के बारे में जानकारी देते हैं।
तो 6 प्रकार के स्मारक भी यहीं पर पाए गए, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और हड़प्पा के मृत्यु के प्रति अनूठे दृष्टिकोण के बारे में जानकारी देते हैं। ये भी साक्ष्य कहाँ पाया गया है, तो ये भी धौलावीरा में ही पाया गया है। अन्य हड़प्पाई शहरों के साथ साथ मेसोपोटामिया क्षेत्र और ओमान प्रायद्वीप के शहरों के साथ भी अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल आभूषण निर्माण कला का केंद्र भी था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आभूषण निर्माण कला का केंद्र किसको माना जाता है, तो धौलावीरा को। और मनके वगैरह बनाने के कारखाने कहाँ पाया गया, इसका साक्ष्य हो पाया गया है जनहुदड़ों में। आभूषण किसके होते थे, सीप व अर्ध कीमती पत्थर से बनाए जाते थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। काष्ठ का भी निर्यात यहाँ से किया जाता था। अब लोथल गुजरात के बारे में देखते हैं। तो लोथल भी आपका कहाँ है, लोथल भी गुजरात में ही है। और किस नदी पर स्थित है, तो भोगवा नदी के भी स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। यह हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पत्थर नगर है। यहाँ से एक गोदीवाड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गोदीवाड़े का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है आपका लोथल से। इसकी संरचना कच्ची ईंटों से निर्मित है। तो ध्यान देंगे, ये जो लोथल पत्थर नगर है, इसकी जो संरचना है वो कच्ची ईंटों से निर्मित है, ना कि पक्की ईंटों से। आप सोचेंगे कि ये तो बंदरगाह है, पत्थर नगर है, तो कच्ची ईंटों से क्यों बनेगा, पक्की ईंटों से बनेगा। तो यहाँ इस चीज़ से बचना है, ये कच्ची ईंटों से निर्मित है। यह खंबात की खाड़ी के पास भोगवा और साबरमती नदियों के बीच में स्थित है। तो ध्यान देंगे, ये साबरमती और भोगवा नदियों के बीच में स्थित है। लोथल के एक कब्रिस्तान से 21 मानव कंकाल मिले हैं। तो 21 मानव कंकाल का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है, तो ये पाया गया आपका लोथल से। यहाँ से तांबे के बर्तन बनाने वाले ढलाई घर की भी खोज की गई है। इस स्थल से अर्ध कीमती पत्थरों, सोने आदि से बने आभूषण भी मिले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर जो बर्तनों की, तांबे के बर्तन की ढलाई होती थी, उसका कारखाना ही कहिए, घर की भी खोज की गई है। तो घर, ठीक है, घर या कारखाना कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पर ये जो तांबे के बर्तन बनाने वाले जो ढलाई का काम होता था, यहाँ पर भी इसका साक्ष्य पाया गया है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, फिर इसको देखेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं हड़प्पा, तो ये कहाँ पर है, तो वर्तमान पाकिस्तान में है इसकी अवस्थिति। तो अवस्थिति भी पूछ लेता, तो अवस्थिति ध्यान में रखेंगे। हड़प्पा मुहर संभवतः हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृति है। यह सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई है। इस तरह की मुहरों में अक्सर जानवरों के रूपांकन और एक लिपि के चिन्ह अंकित होते हैं। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, तो आप सभी को पता है। तो ध्यान देंगे, ये जो मुहरें होती हैं, तो मुहरों पर अक्सर जानवरों के रूपांकन और एक लिपि के चिन्ह अंकित होते हैं। हड़प्पा में एक अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। इसमें ईंट से निर्मित गोलाकार चबूतरों की पंक्तियां थीं। इनका उपयोग अनाज की भूसे निकालने के लिए किया जाता था। ठीक है, और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की अनंतिम सूची में शामिल है, यानी फर्स्ट प्रक्रिया। अनंतिम सूची क्या थी, फर्स्ट प्रक्रिया ही थी आपकी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो किस में शामिल है ये हड़प्पा, तो ये अनंतिम सूची में शामिल है। मोहनजोदड़ो, ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में ही है, अवस्थिति पता होनी चाहिए आपको। यह दक्षिण एशिया में सबसे अच्छी संरक्षित नगरीय बस्ती है। इसमें ज़्यादातर पकी हुई ईंटों से बने नियोजित नगर के 2 खंड थे, यथा पश्चिम में गढ़ी और पूर्व में निचला नगर। तो ये इसकी जो संरचना है वो इसमें 2 स्तरीय है, ध्यान देंगे। एक तो पश्चिम में गढ़ी है, यानी किला है, और फिर निचला नगर। तो ध्यान देंगे यहाँ पर। गढ़ी क्षेत्र में 2री शताब्दी ईस्वी में बिना पकी ईंटों से एक बौद्ध स्तूप का निर्माण भी किया गया है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो बौद्ध स्तूप है गढ़ी, यहाँ पर मोहनजोदड़ो में, वो कच्ची ईंटों का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ कह रहे ना कि बिना पकी, तो इसका मतलब कच्ची। इमारतों को सड़कों के किनारे पर बनाया गया है। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जो कि आपको जयपुर में देखने को मिल जाएगा। सड़कें एक दूसरे को ग्रिड, इसको ग्रिड पद्धति कहते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इस नगर में एक सार्वजनिक स्नानागार है, तो ये आप सभी को पता है। यह विशाल स्नानागार इस स्थल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। अन्य विशेषताओं में पुजारियों का एक विद्यापीठ या अधिवास, एक विस्तृत जल निकासी प्रणाली, कुएं
अपशिष्ट जल के निपटान के लिए सोख्ता गर्त और एक बड़ा अन्नागार है। तो एक बड़े अन्नागार का साक्ष्य यहाँ भी मिला है, लेकिन विशेषकर आपको फोकस कहाँ करना है कि यहाँ पर एक स्नानागार मिला है और यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप मिला है जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ है। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। तो ये भी ध्यान देंगे कि बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है, तो ये आपका मिला है मोहनजोदड़ो से। कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से पाई गई है और दाढ़ी वाले व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति भी यहीं से पाई गई है। तो ये भी दाढ़ी वाले जो योगी की मूर्ति है ये भी यहीं पर पाई गई है। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। तो ये जो साक्ष्य हैं ये पीसीएस में पूछ लेता है और आपका यूपीएससी में स्टेटमेंट दे देगा पाया गया है ये मोहनजोदड़ो से, तो कर देगा ये पाया गया है कहाँ से, हड़प्पा से। तो ये चीज़ें भी आपको ऐसे प्रैक्टिस करते रहना है। अब आते हैं कालीबंगा। तो ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। कालीबंगा या काली रंग की चूड़ियाँ, यानी कालीबंगा का मतलब क्या होता है, तो कालीबंगा का मतलब होता है काली रंग की चूड़ियाँ। इसका यह नाम काले रंग की चूड़ियों के टुकड़ों के घने वितरण के कारण रखा गया है जो इसके टीले की सतह पर पाए गए थे। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा है पीसीएस में कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो ये मिला है आपका कालीबंगा में। इसके अतिरिक्त कालीबंगा का निचला नगर दुर्गीकृत है। तो ये भी ध्यान देंगे कि जो निचला नगर है वो दुर्गीकृत है। बनावली ये कहाँ पर है, ये हरियाणा में है और ये घग्गर नदी के किनारे है। यह हड़प्पा सभ्यता में अपनी केंद्रीकृत योजना के लिए जानी जाती है। तो ध्यान देंगे ये अपने केंद्रीकृत योजना के लिए फेमस है। बनावली में मुख्य सड़कें सीधी होने की बजाय घुमावदार हैं। तो ये भी अब एक फैक्ट्स आपको मिल गए कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो सीधी होने के बजाय कैसी हैं, वो घुमावदार हैं। ठीक है, जैसे कि ये घुमावदार है इस टाइप में। ठीक है। उत्खनन से 3 प्रकार के सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त हुए हैं, पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। तो हमने ऊपर देख लिया, उसका थोड़ा सा काल आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ आते हैं, हाँ, और ये जो मोहनजोदड़ो है ये यूनेस्को के विश्व विरासत यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब ये इसमें शामिल है। हालांकि ऊपर हमने देखा है लेकिन यहाँ भी आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय गुजरात के लोथल में एक नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना बना रहा है। यह देश में अपनी तरह का पहला परिसर होगा जो भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा। यह भारत में सागरमाला योजना के तहत संचालित प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। सागरमाला योजना को देश में पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। इसे तो ये सब छोड़ दीजिए, इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, बस ये जो हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं उन्हीं से आपके क्वेश्चन आएंगे कि कौन से साक्ष्य कहाँ पर पाए गए हैं और वो न्यूज में क्यों रहा है। अब आते हैं इसमें महाकालेश्वर मंदिर पे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है। तो महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो यह किया गया है उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में। महाकाल लोक एक मेगा कॉरिडोर परियोजना है। इस परियोजना के तहत महाकालेश्वर मंदिर परिसर के क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। इससे अधिक संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आ सकेंगे। तो श्रद्धालुओं के लिए ये किया गया है, इसका विस्तार किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मंदिर में आ सकें दर्शन करने के लिए। इस कॉरिडोर में 2 भव्य प्रवेश द्वार होंगे। 108 अलंकृत स्तंभों वाली एक समानांतर स्तंभ पंक्ति होगी। इसमें भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप नृत्य को दर्शाया जाएगा। तो ध्यान देंगे ये जो मेगा कॉरिडोर परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है और इसमें इसकी थोड़ी सी विशेषताएं क्या हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर कि भगवान शिव के आनंद तांडव का, ठीक है, यहाँ पर रुद्र का नहीं, रुद्र तांडव की बात नहीं किया जा रहा, यहाँ पर आनंद तांडव स्वरूप की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो इनका आनंद तांडव स्वरूप है इसको दर्शाया जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 50 से अधिक भित्ति चित्रों वाला रनिंग पैनल स्थापित किया जाएगा। इसमें शिव पुराण की कथाओं का चित्रण किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं महाकालेश्वर मंदिर के बारे में।
महाकाल मंदिर की स्थापना का सही समय ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट दे देगा, कोई भी डेट दे देगा तो आपको लगेगा कि हाँ सही है। तो ध्यान रखेंगे कि इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी उसका कोई भी डेट नहीं है ज्ञात लोगों को। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा ने की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा की गई थी। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो पुराणों से। आगे चलकर राजकुमार कुमार सेन ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाकाल मंदिर की कानून और व्यवस्था के प्रबंधन का दायित्व संभाला था। तो इसमें राजकुमार कुमार सेन की भी भागीदारी रही है। और ये प्रदोत वंश के राजा चंदा प्रदोत के पुत्र थे। तो ये इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब प्रदोत वंश के बारे में देख लेते हैं। तो प्रदोत वंश ने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच अवंती पर शासन किया। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ पर शासन किया था? इन वंशों के द्वारा कहाँ पर शासन किया गया था? तो वो किया गया था अवंती पर। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि अवंती पर किया गया था। कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में इस मंदिर को निकेतन के रूप में वर्णित किया है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि कालिदास की रचना कौन सी है? तो रघुवंशम। आपसे पूछ लेगा कि रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की है। और ये क्या है? ये व्याकरण नहीं है, यहाँ पर कर देगा कि ये व्याकरण है। तो ये एक महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य है। और इस रघुवंशम में इस महाकालेश्वर मंदिर का जो वर्णन किया गया है वो निकेतन के रूप में किया गया है। संभवतः इसका कारण यह था कि मंदिर की छतें अधिकतर समतल थीं, इसलिए इसको कहा गया निकेतन। इस मंदिर में पुनर्विकास और पुनर्निर्माण का कार्य कई शताब्दियों तक किया जा रहा। इसके परिणाम स्वरूप मंदिर परिसर में भूमिजा, चालुक्य और मराठा स्थापत्य शैली का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसमें किस किस का जो प्रभाव है देखने को मिलता है? तो चालुक्यों का, मराठों का और भूमिजा का। तो ये ध्यान देंगे कि ये स्थापत्य शैली यहाँ पर मिश्रित रूप से देखने को मिलती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रसिद्ध है। परंपरागत रूप से ज्योतिर्लिंगों के मुख्य उत्तर या पूर्व दिशा में होते हैं। तो ध्यान देंगे कि मुख्य इनके जो ज्योतिर्लिंग होते हैं इनके मुख्य किस दिशा में होते हैं? तो उत्तर या पूर्व में। ठीक है, इसके विपरीत महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपका है ये कि आपको लगेगा कि हाँ सारे ज्योतिर्लिंगों का मुख जो होता है वो उत्तर या पूर्व में होता है, तो दक्षिण में क्यों होगा? तो ध्यान देंगे महाकालेश्वर एकमात्र ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है। दक्षिण की ओर मुख होने के कारण ऐसा माना जाता है कि यह यम की दिशा का द्योतक है। शिव इस तथ्य के प्रतीक हैं कि मृत्यु या महाकाल के स्वामी हैं। यानी ये इधर दक्षिण की दिशा में मुख होना, इसका ये माना जाता है कि शिव इस तथ्य के प्रतीक हैं कि वे यानी कौन? वे यानी यम मृत्यु या महाकाल के स्वामी हैं। महाकालेश्वर को वे यानी शिव के बारे में बात करें, सॉरी ठीक है, कि वे वे मृत्यु या महाकाल के स्वामी हैं। महाकालेश्वर को स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। तो यह भी आपने अच्छे से देख लिया। जबकि अन्य ज्योतिर्लिंगों को अनुष्ठानिक रूप से स्थापित माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक यहाँ की जाने वाली भस्म आरती है। भस्म आरती सूखी लकड़ी और गाय के गोबर की राख का उपयोग करके की जाने वाली प्रार्थना है। यह आरती अत्यंत विशिष्ट है और महिलाओं को इसे देखने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भस्म वाली जो रीति होती है, जो अत्यंत ये जब किया जाता है तो यहाँ पर महिलाओं को रोक दिया जाता है कि आप इस चीज़ को नहीं देख सकती हैं। तो ये ध्यान देंगे कि महिलाओं को ये अधिकार नहीं है कि वो भस्म आरती को देखें। अब यहाँ पर देखते हैं स्थापत्य शैली के संबंध में अन्य तथ्य। भूमिजा शैली क्या होती है? अभी हमने पढ़ा। तो भूमिजा शैली की मंदिरों की विशेषता केंद्रीय लैटिना शिखर है जो चारों ओर से ऊपर की ओर पतला होता है। यानी चारों ओर से ऊपर की ओर ऐसे पतला होगा चारों तरफ से। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें संलग्न छोटे छोटे शिखर केंद्रीय शिखर को अलंकृत करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो हालांकि पूछेगा तो नहीं आपसे ये, लेकिन ऐसे थोड़ा सा नॉलेज के लिए रख लीजिए
कि इसमें क्या था कि चारों तरफ से जो शैली होती है, इसमें शिखर चारों तरफ से पतले होते हैं। चालुक्य शैली की अगर हम बात करें तो इस शैली के मंदिरों की तारकीय और आधार से सीढ़ीनुमा निर्माण योजना होता है, ये ध्यान रखेंगे। मराठा शैली की अगर हम बात करें तो लकड़ी के बने सभा मंडल होते हैं, साइप्रस वृक्ष के आकार जैसे स्तंभ होते हैं, पत्थर निर्मित फव्वारे होते हैं और ईंट चूने से निर्मित शिखर होते हैं। तो थोड़ा सा बस ध्यान में रख लीजिएगा। ये देख सकते हैं ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, ये जो 6 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी यहाँ पर अवस्थिति बताई गई है, कहाँ कहाँ पर है। तो ये देखिए महाकालेश्वर ये कहाँ है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर कहाँ है, शिवपुरी। ये लोकेशन विशेष करके ध्यान रखेंगे, लोकेशन आपसे पूछ लेगा। ये शिवपुरी है और शिवपुरी भी कहाँ है आपका, तो मध्य प्रदेश में है। नागेश्वरा कहाँ पर है, तो ये है आपका दारुकवनम गुजरात में, ठीक है। और ये आपका सोमनाथ कहाँ है, तो सौराष्ट्र गुजरात में। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है, तो त्र्यंबकेश्वर आपका है नासिक महाराष्ट्र में। भीमाशंकर ये आपका पुणे में है, पुणे भी आपका महाराष्ट्र में ही है। वैद्यनाथ कहाँ पर है, तो देवघर ये कहाँ है, झारखंड में। काशी विश्वनाथ ये कहाँ है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कृष्णेश्वर कहाँ है, तो ये है आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और मल्लिकार्जुन आपका कहाँ है, तो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। रामेश्वर कहाँ है, तो रामेश्वरम तमिलनाडु में। तो ये अवस्थिति है, ये अवस्थिति आपको बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि केवल एक युग्म सही, केवल 2 युग्म सही, केवल 3 युग्म सही, ऐसे करके आपको दे देगा। अब यहाँ पर देखते कह रहा है कि क्या आप जानते हैं उज्जैन शहर भी हिंदू शास्त्रों की शिक्षा के प्राथमिक केंद्रों में से एक था। इसे 6वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अवंतिका कहा जाता था। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उज्जैन से जुड़े प्रसिद्ध विद्वान ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कालिदास, वराहमिहिर, बाणभट्ट, राजशेखर, पुष्पदंत, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, भर्तृहरि, दिवाकर, कट्यन आदि थे। उज्जैन की ऐसी भौगोलिक अवस्थिति है जहाँ देशांतर की शून्य, मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से वो कौन सी ऐसी भौगोलिक स्थिति है जहाँ पर देशांतर की शून्य, मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो ये कहाँ है, उज्जैन। 18वीं शताब्दी में महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा यहाँ एक वेधशाला का निर्माण करवाया गया था। इसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर किसने, तो जय सिंह द्वितीय ने, ठीक है, इनके द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर तो ये जय सिंह द्वितीय है, ना कि प्रथम। अब इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के अनंतिम सूची में कौन कौन से शामिल हैं। तो अनंतिम सूची में गुजरात के वडनगर शहर, मोढेरा स्थित प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर और त्रिपुरा में ऊनाकोटी की शैल कर्तित मूर्तियों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो किसको किसको, गुजरात के वडनगर शहर को, मोढेरा के प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर को और त्रिपुरा में ऊनाकोटी की शैल कर्तित मूर्ति को, रॉक कट मूर्ति को। तो ये तीनों नाम ध्यान में रखेंगे। अब ये अनंतिम सूची है क्या, तो कह रहा है यूनेस्को की अनंतिम सूची उन धरोहरों की एक सूची है जिन्हें प्रत्येक पक्षकार देश विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने का इच्छुक होता है। इस सूची में शामिल होने के बाद यूनेस्को इन्हें विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान करने पर विचार करता है। तो वही चीज़ है कि ये पहली प्रक्रिया है, तो ध्यान देंगे अभी ये पहली प्रक्रिया में शामिल हुआ है। अनंतिम सूची में अब भारत के 52 स्थल दर्ज हुए हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि टोटल कितने भारत के ऐसे स्थल हैं जिनको अनंतिम सूची का दर्जा प्रदान किया गया है, तो वो 52 है। अब इन 3 स्थलों के बारे में अगर हम देखें तो ये वडनगर है, ठीक है। तो वडनगर लिखा है पर, तो वडनगर शहर ये गुजरात में है। तो वडनगर गुजरात के मेहसाणा जिले के अंतर्गत एक नगर पालिका है। तो ये क्या है, तो ये एक नगर पालिका है और ये कहाँ पर है, तो गुजरात के मेहसाणा जिले में। यह एक बहुस्तरीय और बहुसांस्कृतिक व्यापारिक बस्ती है। इस नगर का इतिहास लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। यह यल आकार का एक शहर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यल आकार का एक शहर है। यहाँ पर देखिए ये भी एल हो रहा है और इधर भी एल हो रहा है, इसलिए कह रहा है कि ये एल आकार का शहर है। इसके उत्तर पूर्वी किनारों पर शर्मिष्ठा झील स्थित है। तो कौन सा झील स्थित है इसके उत्तर पूर्वी किनारों पर, तो शर्मिष्ठा झील।
उत्तर पूर्वी यानी आपका इधर इधर उत्तर, और ये जैसे कि ये मान लीजिए मैप है आपका, ये ऐसे है, तो उत्तर पूर्वी इधर किनारे पर कह रहा है कि यहाँ पर आपका शर्मिष्ठा झील स्थित है। वडनगर में दो प्रमुख प्राचीन व्यापारिक मार्ग एक दूसरे को काटते हैं। तो ये जो गुजरात का है फिलहाल, ये तो आपको याद होना चाहिए ये चीज़, क्योंकि यहाँ से आपको घुमा करके पूछ लेगा। ठीक है, और ये यल वाला आकार का एक शहर है, तो जाहिर सी बात है कि शहरों का निर्माण कुछ ऐसे हुआ होगा कि घर इधर भी होंगे, इधर भी खूब घर बसे होंगे, फिर कुछ इधर घर बसे होंगे, इधर का खाली होगा। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको कि थोड़ा सा ऐसे याद रहे आपको। उसमें से एक मध्य भारत को सिंध से और आगे उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से जोड़ता था, दूसरा मार्ग गुजरात तट पर स्थित बंदरगाह शहरों को उत्तर भारत से जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भीतरी बंदरगाह शंख और मनकों के उद्योगों का केंद्र है, धार्मिक केंद्र, मंदिरों का शहर आदि है। तो क्या क्या है यहाँ पर? तो भीतरी बंदरगाह, शंख और मनकों के उद्योग केंद्र, धार्मिक केंद्र, मंदिर, शहर आदि। ठीक है, इसमें इसके अंदर है ये जो वडनगर है, इसके अंदर बता रहा है कि ये सारी चीज़ें उपस्थित हैं। इसका उल्लेख महान चीनी यात्री वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में भी मिलता है। तो किसके? तो वेनसांग के। और वेनसांग कब आया था, किसके शासनकाल में आया था भारत? तो ये आया था हर्षवर्धन के। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृहनगर है। तो हालांकि हमारे पीएम का यह गृहनगर है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर की अगर हम बात करें तो हमने बहुत अच्छे तरीके से दूसरे वाले वीडियो में मोढेरा के सूर्य मंदिर के बारे में पढ़ा है, बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। यह गुजरात के मेहसाणा जिले में पुष्पावती नदी के बाएं तट पर है। तो कहाँ पर है? एक तो लोकेशन ये आपको याद होना चाहिए कि किस नदी पर है ये, तो पुष्पावती नदी के बाएं तट पर है। ध्यान देंगे, बाएं तट पर है। पुष्पावती रूपन नदी की एक सहायक नदी है। तो ये से आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से रूपन किसकी सहायक नदी है? तो ये है पुष्पावती की। यह मंदिर मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित है। ये सोलंकी वंश के संरक्षण में, ये थोड़ी इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो मंदिर है ये मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम के शासन काल के दौरान करवाया गया था। तो किसके शासन काल के दौरान करवाया गया था? तो भीमदेव प्रथम के। सबसे पुराने दिलवाड़ा मंदिर और रानी की वाव, ये दोनों भी भीमदेव प्रथम के शासन काल में ही बनवाए गए थे। इस मंदिर में शामिल है गर्भगृह है, एक सभागार है, बाहरी सभा कक्ष है और एक पवित्र सरोवर भी है, जिसे अब रामकुंड कहा जाता है। तो रामकुंड कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है मोढेरा सूर्य मंदिर में। इसका निर्माण चमकीले पीले बलुआ पत्थर से हुआ है। यहाँ पर पीले बलुआ पत्थर की बात की जा रही है, यहाँ पर कर देगा कि लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। तो ध्यान देंगे, पीले बलुआ पत्थर से हुआ है। इस मंदिर की मूर्ति कला में 3 देव समूहों की आदम कद प्रतिमाएं शामिल हैं। ये देव समूह हैं आदित्य, लोकपाल और देवियाँ। तो ध्यान देंगे ये 3 हैं इसमें, तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखेंगे। इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक विषुव के दौरान उदय होते सूर्य की पहली किरण सूर्यदेव के सिर पर रखे हीरे पर पड़े। मतलब इस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं मतलब बनाने वाले में भी क्या कलाकारी रही होगी। अब देखते हैं इसको, ऊनाकोटी श्रृंखला में जो ये शैल कर्तित मूर्ति है यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। यह त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो सबसे पहले इसका लोकेशन याद होना चाहिए कि कहाँ पर है ये। तो ये त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ऊनाकोटा का शाब्दिक अर्थ है 1 करोड़ से 1 कम। तो ऊनाकोटा का बड़ा मजेदार इसका अर्थ है, तो ध्यान रखेंगे 1 करोड़ से 1 कम। यह त्रिपुरा में 8वीं 9वीं शताब्दी ईस्वी में शैव उपासना का प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो किसका? तो शैव का, यानी शिव का। ठीक है, वैष्णव का नहीं, शिव का। इस स्थल पर चट्टानों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को उकेरा गया है। ऊनाकोटी की इस मूर्ति कला को चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां तथा अलग अलग मूर्तियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो चट्टानों को काट करके इसको बनाया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध आकृतियों और मूर्तियों में शामिल हैं क्या क्या? तो ऊनाकोटेश्वर, काल भैरव, गंगाधर, बोधिसत्व का चित्रण, चतुर्मुख लिंग और एक मुखी लिंग आदि।
ऊनाकोटी में एक जलधारा 3 कुंड का निर्माण करती है। तो एक ही जलधारा है और ये 3 कुंडों का निर्माण करती है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ये तीनों कुंड वार्षिक अशोकाष्टमी मेले का हिस्सा हैं। तो ये भी थोड़ा सा अच्छा है, फैक्ट पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और ऊपर छोटा था हमारा थोड़ा सा ये संबंधित तथ्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से हाल ही में 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है किसको? तो वो किया गया है मोढेरा को। मोढेरा गांव के साथ साथ मोढेरा का सूर्य मंदिर भी भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि ये पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है, और वो भी नहीं कि हफ्ते में 1-2 दिन, 24 आवर्स एंड कितने 7 डेज। तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। इससे हमारा जो पोल्यूशन वगैरह है वो भी कम होगा। वैश्विक जलवायु जो है ये बदल रही है, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ें। तो एक काम करते हैं, अभी हम यहीं तक रहने देते हैं। अनंतनाग झील के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करते रहिए, बार बार इसको पढ़िए, ताकि इसमें जितने भी फैक्ट्स फिगर का और कॉन्सेप्ट हैं वो सारी चीज़ें आपको याद रहें अच्छे से। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।